जय हिंद दोस्तों। मैं विश्वेश मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल विजयी भाव पर। तो आज बहुत दिन बाद मैं फिर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के बीच अपने विषय, अपनी श्रृंखला ग्रेट पर्सनालिटीज इन द वर्ल्ड को लेकर। तो जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो भगत सिंह पर आएगा, लेकिन अपनी कुछ समस्याओं के कारण मैं उसे नियत समय पर नहीं दे पाया। तो उसके लिए आप सभी से क्षमा। और समस्याओं का क्या है, समस्याएं तो आती रहती हैं। मुझे वो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लाइनें याद आती हैं। बाधाएं आती हैं आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे बरसें, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, हाथों में हंसते हंसते आग लगा कर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर। तो सबको चलना है, साथ साथ चलना है। तो आज बात भगत सिंह की जो कड़ी अधूरी रह गई, मैं उसको पूरा करना का प्रयास कर रहा हूँ आज। तो भगत सिंह, आज कहानी उस भारत के वीर सपूत, शौर्य के प्रतीक भगत सिंह की। भगत सिंह, इनका जन्म 28 सितंबर 1907 बंगा नामक गांव, जिला लायलपुर, जो कि अब पाकिस्तान में है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ। इनके पिता सरदार किशन सिंह, चाचा सरदार अजीत सिंह, ये सब क्रांतिकारी थे। इनका जो घर का बैकग्राउंड था वो सब एक क्रांतिकारी थे। इनके चाचा अजीत सिंह अंजुमन मोहब्बत वतन नाम की संस्था चलाया करते थे। और जिस दिन इनका जन्म हुआ 28 सितंबर 1907 को, उसी दिन इनके पिता और इनके चाचा जेल से छूट कर आए थे। तो इनके जन्म को वहां पर एक शुभ संकेत माना गया कि जिस दिन इनका जन्म हुआ उसी दिन इनके पिता और चाचा जेल से छूट कर आ गए। तो भगत सिंह, इनके बचपन की एक वीडियो मैंने डाली थी, बहुत लोगों ने कभी नहीं देखा उसे। तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो आप देख लें, इनके बचपन की जो कहानी है। एक बहुत ही होनहार बच्चा, एक कहावत है हमारे यहाँ कि होनहार बिरवान के होत चिकने पात। तो जब पौधा अच्छा होता है तो उसके पत्ते अपने आप अच्छे होते हैं, चिकने होते हैं। इनकी जो बैकग्राउंड था, इनका जो घर परिवार था, सब में देशभक्ति को लेकर के एक अलग ही जज्बा। चाचा, इनके पिताजी और सब इनका पूरा परिवार भारत को लेकर के अपनी जान निछावर करता था। ऐसी भक्ति थी, ऐसी देशभक्ति थी। तो जिस दिन इनका जन्म हुआ उसी दिन इनके पिता और इनके चाचा जेल से छूट कर आते हैं। इनके बचपन की कहानी मैंने डाल रखी है, तो आप सभी देख सकें। फिर अब हम लोग बात सीधे तौर पे करेंगे भगत सिंह की, उनके रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज। वो धीरे धीरे जब बड़े होते हैं, 12 साल के होते हैं, वर्ष 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। उनको बड़ी दुख पहुंचती है उस हत्याकांड, और
उसके बाद की घटना फिर 1921 में जब चौरी चौरा कांड के नाते, चौरी चौरा जो कि गोरखपुर में होता है, एक भीड़ एक पुलिस थाने को आग लगा देती है, जिसके कारण गांधी जी असहयोग को वापस ले लेते हैं। तो गांधी जी ने एक उम्मीद जगाई थी असहयोग शुरू करके, असहयोग आंदोलन को शुरू करके अब भारत की आज़ादी सुनिश्चित है। इससे लोग बड़े खुश हुए थे कि अब तो हम जल्द ही आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन जब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी असहयोग आंदोलन को वापस लेते हैं तो भगत सिंह बड़े क्षुभित होते हैं इस बात, और ये बात भी कहीं न कहीं कंट्रास्ट का एक रीजन बनती है, जिसको आज हम सभी भगत सिंह और गांधी के बीच में पढ़ते हैं। यही वो एक घटना कि गांधी ने सहयोग को वापस लिया, तो ऐसे युवा और जिनको बड़ी उम्मीदें थी अब तो हम बहुत जल्द ही आज़ाद हो जाएंगे, उन्हें बड़ी कष्ट। लेकिन गांधी की भी अपनी अलग नीति थी, उनकी अपनी अलग सोच थी। गांधी को लेकर के तकरीबन 1 घंटे, पहला पार्ट 20 मिनट का, दूसरा पार्ट 40 मिनट का, बहुत ही शानदार एनालिसिस करके मैंने बनाया है इसी चैनल पर, उसको भी आप लोग एक बार देखें। फिर उनसे और भगत सिंह का, उनकी जो विचारधारा है उसका कंपैरिजन करें, फिर आप देखें। तो 1921 की घटना, असहयोग आंदोलन चौरी चौरा के नाते गांधी वापस लेते हैं, तो इन्हें बड़ा दुख होता है, बहुत क्षुभित होते हैं कि अब तक तो हम लोगों को आज़ादी मिल जाती, गांधी जी ने क्यों वापस ले लिया। लेकिन उनकी कुछ अपनी ही आंदोलन चलाने के नियम, उनका अपना ही रणनीति, और उसके तहत उन्होंने को वापस ले लिया। फिर इनके जीवन की घटना 1923 में नेशनल कॉलेज लाहौर में प्रवेश लेते। भगत सिंह बहुत पढ़ाकू विद्यार्थी थे, बहुत किताबों के प्रति इनका रुझान था। ये किताबों को पढ़ना, लोगों को जानना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ये बड़ी अलग अलग पर्सनालिटीज के बारे में, अलग अलग लोगों की विचारधाराओं को बहुत पढ़ा करते थे। ये ऐसा उनके साथी कहते हैं कि ये हमेशा अपने कॉलेज में लाइब्रेरी में ही पाए जाते थे। लाइब्रेरी में किताबें लेकर घंटों पढ़ना भगत सिंह की आदत थी, उन्हें अच्छा लगता। तो वो नेशनल कॉलेज लाहौर में प्रवेश लेते हैं 1923 के दौरान, और वहाँ पर नुक्कड़ नाटक करते हैं, नाटक मंडली में आते हैं और देशभक्ति को प्रसारित करने का प्रयास करते हैं। फिर 1924 में नौजवान भारत की स्थापना करते हैं। नौजवान भारत की स्थापना का उद्देश्य वो बताते हैं कि इसका उद्देश्य युवाओं के अंदर देशभक्ति को जागृत करना है। युवा अगर जागृत होगी तो अंग्रेज फिर कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और युवाओं के बारे में तो बात है, एक किसी व्यक्ति ने कहा है कि युवा वायु के समान होती है, जब पुरवाई धीरे धीरे चलती है तो बड़ी प्रगति की ओर ले जाती है, लेकिन जब यही आंधी और तूफान का रूप ले लेती है तो बड़ी सी बड़ी इमारतों को ढहा देती है। युवाओं की ये शक्ति है, और आप और हम सभी आज युवा, एक बहुत बड़े युवा भगत सिंह की बात कर रहे हैं। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना करते हैं। नौजवान भारत सभा की स्थापना, उनका उद्देश्य होता है युवाओं के अंदर एक देशभक्ति को जागृत करना। उस समय देशभक्ति की बड़ी जरूरत, ऐसे भगत सिंह की जरूरत, और उस जरूरत को पूरा करा और आज हम आज़ाद हुए।
फिर धीरे धीरे समय बीतता है और 1925 में अब वो पूरे तरीके से शामिल हो जाते हैं देश की रक्षा में, आंदोलनों में। और 1925 में वो HRA, जो कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से संगठन था, उसमें शामिल होते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद से बड़े प्रभावित थे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ज्वाइन करने के बाद फिर वो उसे HSRA बनाते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। भगत सिंह का मानना था कि आज़ादी केवल अंग्रेजों से दूरी मात्र ही नहीं है, अंग्रेजों को भारत से भगा देना ही एकमात्र आज़ादी का उद्देश्य नहीं है। वो कहते थे आज़ादी तो तब है जब भारत का हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा अपने आप में समानता की अनुभूति करे, हर एक व्यक्ति बराबर हो, कहीं भी किसी भी प्रकार का ऊंच नीच नहीं, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं। ये मान्यता भगत सिंह की थी और इसी मान्यता के कारण उन्होंने HRA को HSRA में बदला और वो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसके पीछे भी रीजन था कि भगत सिंह रूस की क्रांति से बड़ी प्रभावित थे। वो लेनिन की किताबें पढ़ा करते थे, कार्ल मार्क्स को पढ़ा करते थे, रूसो को पढ़ा करते थे। वो इन सब विचारों से बड़े प्रभावित थे। तो इसके चलते उन्होंने HRA को HSRA में बदला। उसके बाद 1925 के बाद उनके जीवन की घटना, 1928 में साइमन कमीशन आता है और उसका विरोध। 1928 में साइमन कमीशन आता है, उसका विरोध, उसी के विरोध के दौरान लाला लाजपत राय की हत्या कर दी जाती है। इससे HRA के जो कॉमरेड्स थे उनको बहुत बुरा लगता है। ये तो बहुत ही हद हुई, ये अंग्रेज अपनी हद पार करते जा रहे हैं। तो इसका बदला लेने की योजना बनाई जाती है। 17 दिसंबर 1928 को जिस अंग्रेज अधिकारी का नाम स्कॉट, उसने लाठी चार्ज करवाया और उसी के दौरान लाला लाजपत राय की हत्या हुई। उस अंग्रेज अधिकारी को मारने का प्लान HRA के लोग बनाते हैं, HRA के सदस्य बनाते हैं। 1928 में 17 दिसंबर 1928 को स्कॉट की हत्या का प्लान बनाया जाता है। प्लान बनता है, गलती हो जाती है कि जिस गाड़ी के बारे में जयगोपाल को मालूम था, जयगोपाल जो कि उनके साथी थे, उस गाड़ी को उस दिन स्कॉट न ले करके बल्कि सैंडर्स एक अधिकारी वो चला आता है और स्कॉट की जगह उसकी हत्या हो जाती है। और 1928 के बाद दो बिल जो कि अंग्रेजों ने सदन में पारित करे, ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल, ये दो बिल, इन दो बिलों का उद्देश्य था ट्रेड डिस्प्यूट बिल, इसमें मजदूरों को हड़तालों से रोका जाना, उनको अपनी आवाज़ों को ना उठा पाना, इस प्रकार के कानून बनाए गए थे। और जो पब्लिक सेफ्टी बिल थी, उसमें किसी भी व्यक्ति को जो कि संदिग्ध होता है उसको पकड़ना और उसको पकड़ के उसके ऊपर FIR दर्ज करना, बिना किसी बात के उसे जो है सजा देना, इस तरह के कानून थे पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल। तो HRA के कॉमरेड्स ने इसका विरोध किया और
भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली में जाते हैं और असेंबली में बम फेंकते हैं। बम फेंकते हैं, खुद की गिरफ्तारी देते हैं। बम फेंकते हैं और खुद की गिरफ्तारी देते हैं और उसका कारण, बम फेंकने का कारण बताते हैं कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की आवश्यकता होती है। और बम भी उन्होंने ऐसी जगह फेंका जहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं था, इससे किसी भी जान माल की हानि नहीं हुई। इनके बम फेंकने का उद्देश्य किसी हिंसा को लेकर नहीं था। इनका मानना था बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की आवश्यकता होती है। इन्होंने वहां पर बम फेंका और खुद ही अपनी गिरफ्तारी दी। अंग्रेजों ने इस बात को उस समय फैलाया था कि ये सब क्रांतिकारी नहीं है, ये आतंकवादी, ये आतंक फैलाते, ये हिंसा फैलाते। तो भगत सिंह ने सोचा, या उनका मानना था कि हमें अपने आप को भारत में दिखाना होगा कि हम आतंकवादी नहीं हैं, हम अपनी मातृभूमि के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लिए लड़ रहे हैं और लड़ना हमारा नैतिक दायित्व है। हर दमन, हर अत्याचार के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए। बात को लोगों को बताने के लिए, लोगों तक अपनी विचार को पहुंचाने के लिए उन्होंने असेंबली में बम फेंका और वहां पर अपनी गिरफ्तारी दी। और 1929 की घटना, तो जेल जाते हैं, उनके सभी साथी जेल जाते हैं। जेल में भी वहां पर अपनी कुछ मूलभूत आवश्यकताओं के लिए वहां पर कैदियों के साथ बहुत ही गंदा बर्ताव किया जाता था। उनको भोजन ऐसे दिए जाते थे, इधर की कहीं कॉकरोच है दाल में, कहीं जो है चूहे दौड़ रहे हैं, कहीं बहुत गंदगी से जो है भोजन दिया जाता था। गंदगी के साथ जो है उनसे बहुत बदतर बर्ताव किया जाता था। कपड़े हैं 10-10 दिन, 20-20 दिन धुले नहीं जाते थे। उनके साथ एकदम जानवरों से भी बदतर बर्ताव किया जाता था। इसका भी विरोध भगत सिंह और उनके साथी करते हैं। भगत सिंह जेल में ही तकरीबन 63 दिन का भूख हड़ताल करते हैं। जेल में भूख हड़ताल करते हैं। उसी दौरान एक बंगाल के कॉमरेड जतिन दास, उनकी मृत्यु हो जाती है। जतिन दास की मृत्यु पूरे भारत को हिला के रख देती है। तब जाकर के भारत का हर एक व्यक्ति भगत सिंह और उनकी विचारधाराओं को बड़ा मानने लगता है। और धीरे धीरे भगत सिंह अपनी विचारधाराओं से इतने मजबूत होते जाते हैं कि उनकी बराबरी गांधी के बराबर उनको माना जाने लगता है। उनको जो है गांधी के बराबर का ओहदा दिया जाने लगता है। भगत सिंह धीरे धीरे इतनी प्रसिद्धि पा चुके होते हैं कि अब भारत के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूरब से लेकर के पश्चिम तक, हर जगह पर, हर जुबान पर भगत सिंह का नाम होता है और हर कोई भगत सिंह की विचारधाराओं को लेकर उनकी तारीफें करता है। तो ये घटना, इसमें 63 दिन तक वो भूख हड़ताल करते हैं और बंगाल के कॉमरेड जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। ये उनके जीवन की घटना। और आखिरी घटना, जब 1931 में 24 मार्च का दिन मुकर्रर किया जाता है उनके फांसी को लेकर के, लेकिन एक दिन पहले ही अंग्रेजों को इस बात की आशंका थी कि यह व्यक्ति जो इतना प्रसिद्ध हो चुका है, जिसके लिए पूरे भारत में जगह जगह पर आंदोलन हो रहे हैं,
जगह जगह पर लोग मांग उठा रहे हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को रोका जाए। जगह जगह पर लोग आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। इससे अंग्रेज काफी डरे थे और उनको आशंका हुई कि अगर हम फांसी नियत दिन पर करते हैं तो उन्हें कहीं से सूचना मिली कि कोई बड़ा जन आंदोलन हो सकता है, कोई बड़ा विद्रोह हो सकता है। और उसी डर की वजह से उन्होंने एक दिन पहले ही 23 मार्च को ही उनकी फांसी हुई। वो एक कहानी है कि उनसे आखिरी इच्छा पूछी गई। उस समय भी वो एक किताब पढ़ रहे थे, लेनिन की एक किताब पढ़ रहे थे। जब जेलर आता है और उनसे कहता है कि अब फांसी के लिए तैयार हो जाओ, तो वो कहते हैं कि जेलर, मुझे कुछ समय दिया जाए, अभी एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। तो ये उनके जीवन की कहानी, ये भगत सिंह की कहानी। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। फांसी भी दी जाती है, फिर उनके शव को एक नदी में फेंक दिया जाता है। ये कहानी रही हमारे वीर शहीद आजम सरदार भगत सिंह।